सेल्समैन बनना है? यस सर। बेचना आता है? ऑफ कोर्स सर। ये पेंसिल बेचो मुझे 100 रुपए में। सर ये रबर? मैंने निकाल दिया, मगर तुम मुझे कन्विंस करो कि अभी भी है। सर जब लगा ही नहीं तो मैं कन्विंस कैसे कर सकता हूँ? सर जब आप बेच ही नहीं सकते तो हम जॉब कैसे दे सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स इंटरव्यूज में ऐसे अजीब टास्क क्यों दिए जाते हैं? सेल मी दिस पेन और सेल मी दिस पेंसिल, ये कोई मामूली टास्क नहीं है। ये एक टेस्ट है जिससे ना सिर्फ आपका इंटेलेक्ट मापा जाता है, बल्कि ये भी टेस्ट किया जाता है कि आप कितने जल्दी यूनिक आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। ये होता है आपके क्रिएटिव थिंकिंग का अल्टीमेट टेस्ट। सर ये बिना रबर वाली पेंसिल नहीं है सर। ये डिटैचेबल रबर वाली पेंसिल। कुछ नया सोचो। मेरे हिसाब से सेल्स एक आर्ट की तरह है। जिस तरह किसी भी आर्ट फॉर्म को मास्टर करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है, और तब जाकर कई सालों के बाद आप उस आर्ट फॉर्म को मास्टर कर पाते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हर एक सेल्समैन की ये चाहत होती है कि आगे जाकर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। पर अब सवाल ये उठता है कि बड़ा बिजनेस बनाने में कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। आज इस वीडियो में हम अलग अलग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे जिसे यूज़ करके किसी भी बिजनेस में सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। और इन टेक्निक्स को हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक कॉल्ड 100 मिलियन ऑफर्स बाय एलेक्स हरमोजी। एलेक्स एक मार्केटिंग कंपनी के ओनर हैं और उनकी नेट वर्थ है 800 करोड़ रुपए। ये वीडियो भले ही आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, पर इस वीडियो की वैल्यू किसी भी पेड बिजनेस कोर्स से कम नहीं है। सो इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यूजुअली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि कस्टमर्स को किसी भी तरह से प्रोडक्ट बेचना ही बिजनेस है। बट अगर आप गहराई से सोचें तो बिजनेस का मतलब इससे कई ज़्यादा है। आप अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर कर रहे हैं, इससे तय होता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई कंपनीज और बिजनेसेस इस एक मेथड को अपनाती हैं जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना है। वो मेथड है लो प्राइस लो मार्जिन। इसमें होता यह है कि आपके सेल्स नंबर्स तो बढ़ जाते हैं, कस्टमर्स भी मिलते हैं, बट प्रॉफिट मार्जिन इतना कम होता है कि आप अनवांटेड कंपटीशन का हिस्सा बन के रह जाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि जिन कंपनीज ने इन ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाया था उनके पास खर्च करने के लिए बेहिसाब पैसा मौजूद था और कई सालों तक वो लॉस झेलने के लिए भी तैयार थे। बट इस मेथड को जब हम अपने बिजनेस के लिए अपनाते हैं तो उसका नुकसान हम ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाते बिकॉज ऑफ लिमिटेड मनी। ऑन एन एवरेज इंडियन स्टॉक मार्केट हर साल 12 से 18% तक ग्रो करता है, और किसी भी बिजनेस की ग्रोथ अगर 12 से 18% नहीं है तो वो बिजनेस जल्द ही डूब जाएगा। और अगर किसी का बिजनेस ग्रोइंग मार्केट प्लेस में है जहां ऑन एन एवरेज 20 से 30% की ग्रोथ देखने मिलती है, तो ऐसी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। पहला, कस्टमर साइज। दूसरा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तीसरा, रिपीट ऑर्डर परसेंटेज। 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है प्राइस ड्रिवन, जिसमें कस्टमर को जहां से प्रोडक्ट सस्ता मिलता है वो वहां से प्रोडक्ट खरीद लेता है। उसमें कस्टमर के लिए प्रोडक्ट का ब्रांड मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को ग्रोसरी, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे फेवरेट सुपरमार्केट से लेना चाहिए, बल्कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह सर्च करता है कि कहाँ सस्ता मिल रहा है और प्राइस के बेसिस पे अपना फाइनल डिसीजन बनाता है। दूसरी होती है वैल्यू ड्रिवन। यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है, जहाँ पर आप प्राइस को कम नहीं करते बल्कि प्रोडक्ट्स के प्राइस को बढ़ाते हैं और कस्टमर्स बढ़ी हुई प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसकी 2 वजह होती है। पहला, कि वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है बट सप्लाई कम है। दूसरा, वो कस्टमर्स के इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक बार एक मार्केटिंग प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अगर तुम्हें वड़ा पाव की दुकान खोलनी हो तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दोगे? लोकेशन, क्वालिटी
प्राइसिंग या टेस्ट? आप भी चाहें तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जब सब ने अपनी राय सुना दी तब फाइनली प्रोफेसर ने जवाब दिया, हमें लोकेशन, क्वालिटी, प्राइसिंग या टेस्ट पर फोकस ना करके हंग्री क्राउड पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है आपके बनाए हुए वड़ा पाव में टेस्ट ना हो, प्राइस ज़्यादा हो, लोकेशन ख़राब हो, पर 20 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ एक ही दुकान पर वड़ा पाव मिल रहा हो तो खराब वड़ा पाव बेचकर भी लखपति बना जा सकता है। करीब 4 साल पहले कोविड-19 के शुरुआती दौर में अमेरिका में टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई थी। बिना किसी सेल्स पिच और ऑफर्स के एक टॉयलेट पेपर रोल $100 में बिक रहा था। आपको कुछ भी बेचना है तो उस प्रोडक्ट की मार्केट में भरपूर डिमांड होनी चाहिए, और अगर आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते तो उस डिमांड को चैनलाइज करना सीखना होगा, जिसके लिए आपको अपना मार्केट सिलेक्ट करना होगा। और किसी भी मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए इन 3 इंडिकेटर्स का हेल्प ले सकते हैं। नंबर 1, मैसिव पेन। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि कहीं से सस्ते प्राइस से प्रोडक्ट्स लाकर महंगे प्राइस पर बेच दें। एक बड़े और सक्सेसफुल बिजनेस का मोटिव होता है कि कैसे वो अपने कस्टमर्स की परेशानियों को कम कर सकते हैं। अब परेशानियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। कोई अपनी गरीबी की वजह से परेशान है, कोई दुकानों में लगी लंबी लाइनों से परेशान है, किसी को अपना वजन कम करना है तो किसी को अपने शरीर में हो रहे दर्द को कम करना है। लोगों के पास परेशानियां बहुत हैं, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जितनी बड़ी परेशानी का आप जल्दी समाधान निकालेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। नंबर 2, परचेजिंग पावर। एक बार एलेक्स के किसी दोस्त ने बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया जिसमें कॉलेज से निकले हुए फ्रेशर्स अपने लिए एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बना सकते हैं। अब पहले पॉइंट के हिसाब से वो एक मैसिव पेन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी इससे पैसा नहीं बना पाए क्योंकि इस सर्विस को यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स जॉबलेस थे और पेड सर्विसेज को लेना उनके बस की बात नहीं थी। नंबर 3, ग्रोइंग मार्केट। ग्रोइंग मार्केट में पैसा बनाना आसान हो जाता है और डिक्लाइनिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और रिजल्ट्स ना के बराबर मिलते हैं। 3 तरह की मार्केट जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी वो है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। और ये इसलिए एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि इंसान को जब भी इनकी कमी महसूस होती है तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। प्रोडक्ट और मार्केट के बारे में बात करने के बाद बारी आती है प्राइसिंग की। एक अच्छा ऑफर देने से पहले हमें वैल्यू के बारे में समझना होगा। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि हम सेल में सबसे ज़्यादा शॉपिंग क्यों करते हैं? जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती वो भी घर उठा लाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कम पैसों में हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। और आम इंसान का यही मानना है कि ज़्यादा बचत यानी ज़्यादा फ़ायदा। कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को प्राइस के अलावा वैल्यू के बेसिस पे मेजर करता है। अगर उसे लगता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू उसके दिए हुए पैसों से कम है, फिर वो उस प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदता। हमें प्राइस टू वैल्यू के इस गैप को हमेशा मेंटेन करना है। ऑथर का मानना है कि बिजनेस एक कॉम्पिटिटिव गेम है, इसमें सस्ते प्राइसिंग रखकर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। इसलिए आपको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा प्राइसिंग रखनी चाहिए और ज़्यादा प्राइसिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। और अब तो हर कोई महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, बस उन्हें खरीदने का सही बहाना मिलना चाहिए। अगर कोई कस्टमर प्रीमियम प्राइस देने को तैयार है और कंपटीशन में रहने के लिए आप अपने प्राइसेस को कम कर देते हैं तो उसका क्या नतीजा होगा, आइए देखते हैं। आजकल लोग महंगे प्रोडक्ट्स को इमोशनल इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पहली बार आईफोन लेता है तो वो उसे अपने पहले फ़ोन से भी ज़्यादा संभाल कर यूज़ करता है। यहीं पर 10 से 12 हज़ार रुपये के एंड्रॉयड फ़ोन की परसीव्ड वैल्यू एक आईफोन से कम होती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सस्ते प्राइसिंग की वजह से आपको ऐसे कंज्यूमर्स मिलते हैं जो आपके प्रोडक्ट से कभी खुश नहीं होते, फिर चाहे आप उन्हें फ्री में ही कुछ क्यों न दे दें। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा प्राइसिंग उतनी ज़्यादा वैल्यू? सो द आंसर इज यस। ये मैं नहीं कहता, बल्कि रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। एक ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट के दौरान कंज्यूमर्स को 3 तरह की वाइन टेस्ट कराई गई।
दो तरह की टेस्टिंग हुई। एक, जब उन्हें प्राइस दिखाया गया। जब प्राइस टैग विजिबल था, लोगों ने महंगी वाइन को ज़्यादा रेटिंग दी और सबसे कम रेटिंग सस्ती वाइन को मिली। दूसरे टेस्ट में लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर वाइन टेस्ट कराई गई, लेकिन इसका रिजल्ट अलग था, जिसमें सस्ती वाइन को ज़्यादा रेटिंग मिली और महंगी वाइन को कम। दोनों ही टेस्ट खत्म होने के बाद रिसर्चर्स ने खुलासा किया कि दोनों ही टेस्ट में उन्हें एक ही वाइन टेस्ट कराई गई थी, जिसमें सिर्फ प्राइस टैग अलग अलग थे। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट से ये साबित होता है कि लोगों के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा होती है। नवल रविकांत ने कहा है, डिज़ायर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस एक इमोशन की वजह से लोग अलग अलग चीज़ों को किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन एरा में हुआ था, या उसके बाद NFT का दौर आया था, जहां पर लोगों ने अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा दी फोमो के चक्कर में। अगर आप फोमो का सही और पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें तो इस एक इमोशन से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप में से कितने लोग हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानते हैं? वेल, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अगले पॉइंट से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। एलेक्स और उनकी वाइफ लैला एक फंड रेजर इवेंट अटेंड करने गए थे जो आर्नोल्ड के घर पे हुआ था। अब इस तरह के इवेंट्स में हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि लोगों को मिलियनियर्स, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स से नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। ये कोई नॉर्मल फंड रेजर इवेंट नहीं था। इसमें शामिल होने के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार थे, पर इसकी लिमिटेड टिकट्स होने की वजह से ये इवेंट स्पेशल बन चुका था। एलेक्स ने सिर्फ इस इवेंट को अटेंड करने के लिए 35 लाख रुपए खर्च किए और 70 लाख रुपए का डोनेशन भी किया। उस इवेंट में एलेक्स कई HNI से मिले, जिनमें से एक HNI का नाम था जॉर्ज। जॉर्ज वो व्यक्ति था जिसकी वजह से इस इवेंट की टिकट प्राइस को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 18 लाख रुपए कर दिया गया था। जब एलेक्स ने उसकी वजह पूछी तो जॉर्ज ने कहा, "When demand increases, you should cut the supply." जॉर्ज का मानना था कि उसने बस बढ़ती हुई डिमांड का सही फायदा उठाया। उस दिन एलेक्स को 1 करोड़ रुपए खर्च करके ह्यूमन साइकोलॉजी की 3 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता चला। नंबर 1, people want what they can't have. Number 2, people want what other people want. Number 3, people want things only a selected few have access to. That's it in this video guys. I hope ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो करंटली कहीं जॉब करते हैं और अपनी जॉब को छोड़े बगैर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।